हेलो दोस्तों, माय नेम इज सादाब खान और आप देख रहे हैं MSK मैथ परसेंटेज चैप्टर का ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम पार्ट 1 में कई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसका लास्ट टाइप था क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इस पार्ट में हम क्षेत्रफल पर आधारित एक दो क्वेश्चन और लगाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब देखिए दोस्तों, इसको प्लस माइनस एक्स से लगा सकते हैं, जैसे कि पहले हमने लगाया है प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। 30% की वृद्धि की गई है तो दोनों जगह प्लस में 30 लेंगे। 30 प्लस 30 मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों का तो प्लस आएगा। 3 3 जा 900 हो जाएगा ये अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 3 3 30 30 ये 60 हो जाएगा प्लस 9। 69% आपका आ जाएगा। प्लस में आया है तो क्या आ जाएगी वृद्धि, यानी 69% की वृद्धि आ जाएगी यदि प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि की जाए। अब इसका बेसिक देख लेते हैं दोस्तों। बेसिक हम कैसे लगाएंगे। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर। हम लिखते हैं इसको ए मल्टीप्लाई ए। अब प्रत्येक भुजा में 30% बढ़ाना है तो हम इसकी एक एक करके दोनों भुजाओं में 30% बढ़ा देंगे। ए मल्टीप्लाई इसका 130% बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई ए 130% इसका बढ़ा दिया। 120 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। 13 का वर्ग हो जाएगा 169। ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा अपॉन नीचे बचेगा 100। तो जो नया क्षेत्रफल निकल के आया है वो ये रहा। जो प्रारंभिक क्षेत्रफल था उसको बढ़े हुए क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी दोस्तों, वृद्धि आ जाएगी। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, नीचे एलसीएम ले लिया 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया था तो यहाँ बचेगा 169 माइनस यहाँ पे बचेगा 100, क्योंकि ए स्क्वायर तो कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे बचेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे 69 अपॉन 100। ये क्या आ गई दोस्तों, ये वृद्धि आ गई है, क्योंकि जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल था उसमें से हमने प्रारंभिक क्षेत्रफल माइनस कर दिया तो ये आ गई वृद्धि। ये वृद्धि कितने पे हुई है, प्रारंभिक क्षेत्रफल पे हुई है। तो अपॉन में ए स्क्वायर रखेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे 100 लगा के। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 69% आपका आंसर आ जाएगा वृद्धि। ये आपकी वृद्धि आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, व्यास में वृद्धि हुई है तो व्यास में जितनी वृद्धि होगी उतनी ही वृद्धि त्रिज्या में होगी। तो हम वैसे ही सेम इसको लगा सकते हैं, यानी प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 से इसको हम लगा सकते हैं। तो 100 रखना है एक्स की जगह, प्लस वाई की जगह भी 100, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करा के रखेंगे तो 10,000 अपॉन 100। 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस यहाँ भी 100 बचा है, यानी टोटल हो जाएगा 300% की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चंस एक्स प्लस वाई से ही लगाना है। बेसिक में आपको काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसे ही मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ही क्वेश्चन लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब देखिए दोस्तों, आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हमें दी गई है। चूँकि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं इसलिए हमें परसेंटेज से मतलब है कि लंबाई में 20% और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की गई है, यानी हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई है। तो हम प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एस की वैल्यू हो जाएगी, पहले लंबाई में 20% की वृद्धि तो हम प्लस में 20 लिखेंगे, प्लस फिर चौड़ाई में 30% की वृद्धि तो हम 30 लिखेंगे, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस आएगा, और इसके बाद 3 2 6 यानी 600 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। 20 30 ये 50 हो जाएगा प्लस 6, यानी 56% की टोटल वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। यही आपका आंसर आ जाएगा।
ये दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 1800 रुपये हो तो कुल आय बताइए। अब मान लेते हैं कि मिस्टर कपूर अपनी कुल आय यानी उनकी कुल आय जो थी वो एक्स थी, एक्स का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं, यानी 20% वो खर्च करते हैं तो 80% बचाते हैं, तो एक्स का 80% वो बचाते हैं, ठीक है। और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। शेष का यानी 80 का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। अब 70% वो खर्च करते हैं तो 30% बचाते हैं, तो 80 का 30% यानी कितना बचाते हैं। तो अब जो उनकी बचत है वो इतनी है, जो कि कितनी दी गई है 1800। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 18 कट जाएगा 6 टाइम, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 से ये 100 कट जाएगा 25 टाइम। अब दोस्तों क्या बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 300 मल्टीप्लाई, यहाँ पे नीचे बचा हुआ है 25, जिसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7500 यानी 7500 मिस्टर कपूर की कुल आय आ जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि मासिक व्यय 6000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत है, तो मासिक बचत बतानी है। तो देख लेते हैं दोस्तों, अब मासिक बचत परसेंटेज में हमें पता है कि 20% है, किसका मासिक वेतन का 20% है, तो हम पहले मासिक वेतन निकाल लेते हैं। मासिक वेतन हम मान लेते हैं कि एक्स था, ठीक है। मासिक वेतन का 20% बचाता है, अब मासिक वेतन का 20% बचाता है यानी 80% वो खर्च करता है, और रुपयों में कितना खर्च करता है, रुपयों में 6000, यानी इसका 80% मासिक वेतन का 80% इज इक्वल टू 6000 के बराबर है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5 4 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे 25 टाइम। इधर देख लेते हैं क्या बचा है, 25 3 जा 75 और 2 0 ये बचे हैं दोस्तों, ये इधर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 7500 रुपये उसकी मासिक वेतन आ जाएगी। अब बचत क्या थी, मासिक वेतन का, ये इसकी मासिक वेतन है 7500 रुपीज़। अब मासिक वेतन का 20% बचत थी, तो इसका 20% निकाल लेते हैं तो बचत अपने पास आ जाएगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 0 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 15, यानी 1500 रुपीज़ उसकी क्या थी दोस्तों, मासिक बचत थी। अब इसका थोड़ा शॉर्ट देख लेते हैं कि शॉर्ट कैसे लगेगा ये। अब 6000 था, क्या था उसका व्यय था। अब परसेंटेज में व्यय निकाल लेते हैं, क्योंकि जो दिया है उसका परसेंट उसके नीचे रखना है। अब बचत है 20%, तो व्यय कितना हुआ 80%, तो इसका व्यय कितना हो जाएगा 80%। और बचत निकाल ली है, तो बचत हम जो निकालना है वो यहाँ रख देंगे, यानी 20% बचत है तो 20% बचत हम यहाँ पे रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 यानी 6000 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 1500 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 हो तो उसकी कुल आय है। अब इसकी कुल आय बताना है, हमने माना कुल आय एक्स थी, ठीक है दोस्तों, कुल आय एक्स थी। अब खर्च क्या क्या करता है, 24% मकान किराए पर खर्च करता है और 62% परिवार पर खर्च करता है, तो टोटल कितना खर्च करता है, टोटल करता है 86% खर्च। तो बचाता कितना है, तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 14% बचाता है, ठीक है दोस्तों, 14% बचाता है। अब x जो था उसकी कुल आय थी, अब x का 14% बचाता है इज इक्वल टू जो कितना दिया हुआ है 6300। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14,
2 से एक 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 100 कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम। तो x इज इक्वल टू ऊपर कितना बचा हुआ है और ये 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 45,000 उसकी आय थी। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैंने सीधा दोनों को जोड़ दिया, दोनों का खर्च जोड़ दिया, लेकिन पहले क्वेश्चन में मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि इस क्वेश्चन में शेष की बात नहीं की गई है। जैसे यहाँ पे लिखा है 24% मकान के किराए पर, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था शेष का 62%। अगर यहाँ पे शेष का लगा होता तो हम इसको पहले क्वेश्चन की जैसा सोल्व करते। अगर शेष का नहीं लगा है तो सारे खर्च को एक साथ जोड़ देना है, 100 में से माइनस करेंगे तो उसकी बचत आ जाएगी। अगर खर्च दिया है तो 100 में से माइनस करने पर बचत आ जाएगी, और बचत दी है तो 100 में से माइनस करने पर इसका व्यय आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 45,000। क्वेश्चन देखते हैं। किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2,310 रुपीस व्यय करता है, तो उसके महीने का कुल वेतन कितना है। तो हमने माना उसके महीने का कुल वेतन जो है वो x है, ठीक है। अब x का 30% और प्लस 3% खर्च करता है, यानी टोटल 33%। यह हमने दोनों को एक साथ जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे शेष की बात नहीं की गई है, तो हम इसको सीधा सीधा जोड़ सकते हैं कि 30% भोजन पर खर्च किया और 3% धार्मिक ट्रस्ट में दान दिया। दान दिया मतलब खर्च किया, यानी 33% टोटल खर्च किया। अब x का उसने 33% खर्च किया, जो कि रुपयों में कितना है 2,310 रुपीज़। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 11 से ये 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, तो ये 210 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 70 टाइम। अब देख लेते हैं क्या बचा हुआ है। यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे बचा है 70। मल्टीप्लाई इस 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई 70 में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7,000 उसका महीने का कुल वेतन था। ठीक है दोस्तों, अब इसका शॉर्ट देख लेते हैं। उसका जो टोटल व्यय था वो था 2,310 रुपीज़। अब टोटल जो व्यय था वो हमने निकाल के रखा है परसेंटेज में, क्योंकि जो दिया है उसका परसेंटेज उसके नीचे रखना है। तो जो व्यय है 30% उसने भोजन पे खर्च किया और 3% उसमें धर्मार्थ ट्रस्ट में दान दिया, यानी टोटल 33% उसने खर्च कर दिया। तो रुपयों में 2,310 रुपीज़ उसने खर्च किया और परसेंटेज कितना है 33, यानी जो दिया गया है उसका परसेंटेज नीचे, जो निकालना है उसका परसेंटेज ऊपर, यानी 100%। उसकी आय कितनी थी 100% थी, वो खर्च कितना था 33%। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 3 जा ये हो जाएगा 210 टाइम, और ये 3 से 70 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 1 2 3 0 ये बचेंगे और 7, यानी 7,000 उसका टोटल महीने का वेतन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम का व्यय और बचत 3:2 के रेशियो में है। उनकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व करना है। इसका जो व्यय है हम यहाँ लिखेंगे व्यय, बचत और आय। व्यय उसका 3:2 के रेशियो में, यानी 300 हम मान लेते हैं उसका व्यय है और 200 मान लेते हैं उसकी बचत है। तो आय कितनी हो जाएगी, व्यय प्लस बचत इज इक्वल टू आय। तो कितनी हो जाएगी 500। 300 और 200 कितना हो जाएगा 500। अब कह रहा है कि आय में 10% की वृद्धि होती है, तो हम आय में 10% की वृद्धि कर लेते हैं। तो 500 का 110% कितना हुआ 2020, यानी 550। यानी आय जो 500 थी उसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो वो आय कितनी हो गई 550 रुपीज़। ठीक है। अब इसके व्यय में व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो इसके व्यय को भी बढ़ा देते हैं। तो कितना निकालेंगे 12% की वृद्धि हुई है, तो 100 प्लस करेंगे तो 112% इसका निकालेंगे कि अब व्यय कितना हो चुका है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है। पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। पहले बचत देख लेते हैं। बचत कितनी थी 200, कैसे आई, आय में से हमने व्यय को माइनस कर दिया तो उसकी बचत कितनी आ गई 200 रुपीज़।
यहाँ पे बचत, यहाँ पे व्यय दिया है 336, यहाँ पे आय दी है 550, इसको माइनस कर देंगे तो बचत आ जाएगी। तो हम बचत देख लेते हैं कितनी आ गई। यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी पहले जो बचत थी 200 रुपीज़ थी और अब जो बचत है 214 रुपीज़ है, यानी 14 का इंक्रीजमेंट यानी वृद्धि हुई है। कितने पे? 200 पे मल्टीप्लाई 100। तो इसका परसेंट निकाल लेते हैं कि परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई है। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 2 7 जा 14, यानी 7% की वृद्धि हुई है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि सेम ही है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? तब देख लेते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं आय, यहाँ पे लिख लेते हैं व्यय और यहाँ पे लिख लेते हैं बचत। आय जो थी उसकी हमने माना 100 थी, ठीक है। तो आय का 75%, यानी आय 100 थी, उसका 75% उसका खर्च था। तो देख लेते हैं खर्च कितना था। तो 75 उसका खर्च था। तो बचत कितनी हो गई दोस्तों? बस बचत कितनी आ जाएगी? बचत आ जाएगी 25। अब कह रहा है कि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर, तो हम आय में 20% की वृद्धि कर देंगे। तो 100 आय थी, इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 120% निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 120। तो अब उसकी आय कितनी हो गई है? 120। ऐसे ही हम व्यय में वृद्धि कर लेंगे। व्यय में कितनी वृद्धि करना है? 10%। खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। तो 75 का 110। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 5 जा 55, 11 7 जा 77 और 5 82। नीचे एक ज़ीरो है, यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। तो बचत देख लेते हैं। आय में से व्यय माइनस कर देंगे तो बचत आ जाएगी। तो देख लेते हैं 5.73, यानी 37.5 उसकी नई बचत आ जाएगी। पुरानी बचत कितनी है? 25, यानी इंक्रीजमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है हम देख लेते हैं। 1 ये हुई है 12.5 की वृद्धि हुई है। कितने पे हुई है? 25 पे मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकाल लेंगे। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 से 125 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 50% आपका आंसर आ जाएगा, यानी उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि सेम ही है। रतन का व्यय और बचत 5:1 के रेशियो में है। यदि इसके वेतन में 25% की वृद्धि की जाए और बचत में 15% की वृद्धि की जाए तो इसके व्यय में कितनी वृद्धि होगी? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वेतन, यहाँ पे लिखेंगे व्यय, बचत। तो व्यय और बचत का जो रेशियो है वो 5:1 है, यानी 500 हम व्यय मान लेते हैं और 100 हम बचत मान लेते हैं। व्यय प्लस बचत इज इक्वल टू वेतन, और वेतन कितना हो जाएगा? 600। अब वो कह रहा है कि इसके वेतन में 25% की वृद्धि की जाए, यानी वेतन 600 है, इसमें 25 की वृद्धि की जाएगी तो इसका निकालेंगे 125%। कितना हो जाएगा? 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 3 15, 6 1 जा 6 1 7, यानी 750 रुपीज़ इसका वेतन हो जाएगा 25 की वृद्धि के बाद। अब इसकी बचत में वृद्धि करना है, क्योंकि बचत में 15% की वृद्धि की जाए कह रहा है। तो 100 में 15% की वृद्धि करेंगे तो 150 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 115। तो अब देख लेते हैं कि इसका व्यय कितना हुआ। तो व्यय कैसे निकालेंगे? वेतन में से बचत को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा? व्यय। तो माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यानी 635 रुपीज़ उसका व्यय आ जाएगा। पहले व्यय कितना था? पहले व्यय था 500, 500 से कितना हो गया? 635। तो क्या हो गया दोस्तों? 135 का इंक्रीजमेंट, यानी वृद्धि हो गई है व्यय में। कितने व्यय में? 500 में। तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा
35, यानी 27% इसके व्यय में क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। देख लेते हैं 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। उनमें से 30% बैंकों में बचत करते हो, 32% डाकघरों में बचत करते हैं और शेष शेयरों में। तो शेयर धारकों की संख्या बताइए। अब देख लेते हैं कि 2500 में से 60% बचत करते हैं, तो कितना बचत करते हैं, 25 से 150, यानी 1500 लोग बचत करने की आदत इनमें पाई गई। अब देखते हैं कि 30% जो थे वो बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में बचत करते हैं, तो टोटल 62% बैंकों और डाकघरों में बचत करते हैं। यानी शेष जो बचे हुए हैं 38% वो किस में बचत करते हैं, शेयरों में, यानी वो शेयर धारक हैं। वो क्या है, शेयर धारक हैं। तो बचत करने की आदत किन में पाएगी, 1500 में, यानी इसका 38%, यानी शेयर धारक, 38% मतलब शेयर धारक। तो कितने शेयर धारक हैं ये देख लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 570 आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो देख लेते हैं, टोटल मत जो डाले गए वो 100% थे। ठीक है दोस्तों, टोटल मत जो डाले गए वो 100% थे। इसमें से एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 60% मत मिले, यानी 100 का 60%, तो 60% मत इसको मिले, तो 40% मत सेकंड वाले को मिले होंगे जो हार गया। ये जीत गया, ये हार गया, तो कितने से हार गया, 1600 मतों से हार गया। इधर लिखेंगे हम 1600 मतों से हार गया, मतलब जो जीता है उसके पास 1600 वोट ज़्यादा हैं। यानी परसेंटेज में कितने ज़्यादा हैं देख लेते हैं। परसेंटेज में 20% इसके पास, जीतने वाले के पास ज़्यादा मत हैं। ठीक है, और वोट कितने ज़्यादा हैं, 1600, यानी 1600 20% की वैल्यू हुई। तो जो दिया गया है उसका परसेंट हम उसके नीचे रखेंगे, तो 20% हम इसके नीचे रख देंगे। निकालना क्या है, टोटल मत, टोटल मत यानी 100, तो ये 100 हम यहाँ पे रख देंगे, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में ऊपर रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, यानी 8000 मत डाले गए। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। सेमी क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे पहले हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। माना कि वो 100% मत डाले गए। अब इसमें 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, और एक जीत गया है और एक हार गया। तो जीते गए की बात नहीं की गई, हारे गए की बात की गई। तो हारे गए को 40% मत मिले। अब हारे गए को 40% मत मिले, तो जीतने वाले को 60% मत मिले होंगे, बिल्कुल मिले होंगे। इसके बाद कह रहा है कि जो हार गया वो 298 मतों से हार गया। अब ये 298 मतों से हार गया, तो ये उतने ही मतों से ये जीत गया, यानी इसको इतने मत 290 मत इसको ज़्यादा मिल गए, तो 298 मतों से वो हार गया। परसेंटेज में कितने से हार गया, परसेंटेज में 20% से हार गया, या ये कह लो कि ये 20% से जीत गया, 290 मतों से ये जीत गया, या ये कह सकते हैं कि ये हारने वाला 290 मतों से हार गया या 20% से ये हार गया। तो 298 20% की वैल्यू है, तो जो दिया गया है वो उसके नीचे रखेंगे, यानी 20% 298 की वैल्यू है तो वो उसके नीचे रख देंगे। मल्टीप्लाई क्या निकाला है, टोटल मत निकाला है जो कि 100% है, तो 100 हम यहाँ पे रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यानी
1490 मत टोटल मत थे। यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत मिले। तो देख लेते हैं दोस्तों। टोटल जो मत थे वो 1,04,000 थे, 1,04,000। अब कुल मतों का पहले 2% मत अवैध घोषित हो गए। अब 2% मत अवैध घोषित हो गए तो 98 यानी 98% मत वैध थे। तो 1,04,000 का 98% यानी वैध मत, ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गए हैं वैध मत, वैध मत। ठीक है। फिर कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। ठीक है। इधर कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55%, तो कुल वैध मतों के 55% मत मिले। उसी उम्मीदवार की बात चल रही है और पूछ रहा है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत मिले। उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत मिले, 55%। तो हम 55 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 से 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 2 से 104 को कैंसिल कर देंगे। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब देख लेते हैं दोस्तों क्या बचा हुआ है यहाँ पे 52 मल्टीप्लाई 98, ये 98 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 11। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56,056। यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी उस उम्मीदवार के पक्ष में इतने मत डले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए तो सेकंड उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन में वैध मत निकाला जाता है। तो वैध मत कितने, 10% मत अवैध हो गए। अब टोटल 100 थे। ठीक है, टोटल 100 थे, 10% अवैध घोषित हो गए जिसका कोई काम नहीं है। तो कितना बचा है, 90, जो कि क्या है, वैध मत है। यानी 90% जो मत बचे हैं वो वैध मत हैं। अब यहाँ से दो उम्मीदवारों में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये पहले उम्मीदवार और ये दूसरा उम्मीदवार। तो पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। तो कुल वैध मत कितने हैं, 90। तो इसके 80% मत किसको मिले, पहले उम्मीदवार को मिले। ठीक है, देख लेते हैं कितने मत मिले, 72% इसको मत मिले। ठीक है। अब सेकंड उम्मीदवार को कितने मिले, फर्स्ट उम्मीदवार को 72% मिले। तो इसको कितने मिले, इसको 90 का 80% मत मिला। तो इसको 90 का 20% मत मिला। या आप सीधा इसको माइनस करके भी रख सकते हैं 90 में से। तो 9 2 जा 18 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि 1,80,000 टोटल मत थे। टोटल मत कितने थे, 100%। यानी 1,80,000 100% की वैल्यू है। ठीक है, 100% की वैल्यू है। निकालना क्या है कि सेकंड उम्मीदवार को कितने मत मिले। सेकंड उम्मीदवार को कितने मिले, 18%। तो हम 18 यहाँ पे रखेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। 18 का वर्ग होता है 324 और 1 और 2 0 बचे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे। यही आपका आंसर आ जाएगा। टोटल मतलब सेकंड उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं, ये आ जाएगा कि 32,400 मत जो है वो सेकंड उम्मीदवार को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और वह 1100 मतों से जीत गया। चुनाव में कुल मत थे।
तो हम देख लेते हैं टोटल जो मत डले थे वो 100% थे। ठीक है, इसके बाद 8% यानी 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, यानी जिन्होंने डाले वो थे 92%। ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने, इसमें 2 प्रत्याशी थे तो इधर देख लेते हैं, 2 प्रत्याशी बना देते हैं। 2 प्रत्याशी, ये पहले प्रत्याशी थे, ये दूसरे प्रत्याशी थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। कुल मतों के 48% यानी 100 का 48%, यानी इसने जो प्राप्त किए वो 48% मत प्राप्त किए। तो इसने क्या कितने प्राप्त किए मत, अब कितने बचे थे 92, इसने 48 प्राप्त कर लिए, तो इसको कितना बचा, इसको माइनस कर देते हैं तो 44। यानी कौन जीत गया, ये पहला प्रत्याशी जीत गया, ये हार गया। कितने परसेंट से जीत गया, 4% से ये जीत गया दोस्तों। अब देख लेते हैं कि आगे क्या कह रहा है। मत प्राप्त किए और वह 1100 मतों से जीत गया है। यानी जो पहला प्रत्याशी था वो जीत गया, तो कितने मतों से जीत गया, 1100 मतों से जीत गया। परसेंटेज में कितने से जीत गया, 4%। यानी 1100 4% की वैल्यू जो दिया गया है वो उसके नीचे रख देंगे। मल्टीप्लाई निकालना क्या है, चुनाव में कुल मत थे, यानी टोटल मत निकालने हैं। टोटल मत कितने थे 100। ठीक है, तो जो दिया गया है उसके परसेंटेज ऊपर रख देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। 25 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 बन जाए 25, 25 टू जा 25 बन जाए, ये आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएंगे कुल मत। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी बताना है। तो 2 वर्ष पहले, यानी वर्तमान में देख लेते हैं कि वर्तमान में 2 वर्ष पहले उसकी 10,000 थी। ठीक है, इसके बाद 20% की दर से घट रही है, यानी पहली साल 20% घटी और फिर से अगली साल 20% घटी। ऐसा 2 साल तक चलता रहा। इसके बाद उसकी जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई है ये बताना है। तो पहले साल 20% घटी, यानी बची कितनी है, 80% बची। 10,000 का 80% बची हुई है, 80% बची हुई है। ये पहले ईयर में 20% घट चुकी है। अब दूसरे साल फिर से 20% घटेगी तो कितनी बचेगी, 80% फिर से बचेगी। तो हम देख लेते हैं 2 साल के बाद कितनी जनसंख्या अब बची हुई है। 2 साल पहले तो 10,000 थी, अब 2 साल बाद यानी वर्तमान में कितनी बची हुई है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 0 से ये 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 8 जा 64 और 2 0 ये आ जाएंगे, यानी 6,400 उसकी जनसंख्या बची हुई है। 2 साल में 20% की कमी करने पर उसकी जनसंख्या 10,000 से घटकर कितनी हो गई है, 6,400 हो गई है। यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी होगी। यानी जो वर्तमान में जनसंख्या है एक नगर की वो 64,000 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, वार्षिक यानी हर वर्ष। वार्षिक का मतलब होता है हर वर्ष। एक वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। अब 10% की वृद्धि होती है तो 100 में प्लस करके रख देंगे, यानी 110% कितना हो गया, ये पहले साल हो गई। ठीक है, ऐसे ही 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी होगी। तो 3 वर्षों बाद पहली ईयर हो गई, सेकेंड ईयर में फिर से 10% की वृद्धि होगी, तो 110% सेकेंड ईयर में निकाल लेते हैं। इसके बाद थर्ड ईयर में भी 10% की वृद्धि होगी, तो थर्ड ईयर का भी निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 0 से ये 6 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद क्या बचा हुआ है, देखिए दोस्तों, 11 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 11 का क्यूब क्या होता है 1331। ठीक है, और क्या बचा है 64। ठीक है दोस्तों, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 85,184। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी 3 साल बाद 10% की वृद्धि करने के बाद 64,000 की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 85,184। यही आपका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी। यानी कुल संख्या गांव की कितनी है, 6600 है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, टोटल 100% लोग उसमें रहते हैं, इसमें से 30% लोग शिक्षित हैं, तो कितने अशिक्षित होंगे, 100 में से माइनस कर देंगे तो 70% लोग अशिक्षित हैं। क्या है, अशिक्षित हैं। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो दिया क्या गया है, 6600 यानी टोटल जनसंख्या, जो 100% की वैल्यू है, तो जो दिया गया उसका परसेंटेज नीचे जो निकालना है, यानी 70%। अशिक्षित लोगों की संख्या निकालनी है तो 70 हम यहाँ रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 66 × 70। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4620, यानी अशिक्षित लोग की संख्या आ जाएगी। यानी 6600 लोगों में से कितने अशिक्षित हैं, 4620 लोग अशिक्षित हैं। ठीक, देख लेते हैं। किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, यानी 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है। अब देख लेते हैं कि लड़कों की टोटल जो जनसंख्या है वो परसेंटेज में 100 है, इसमें से 75% लड़के यानी बॉयज़ हैं। ठीक है, और गर्ल्स की संख्या कितनी हुई, 100 में से माइनस करें तो 25% गर्ल्स हैं। ठीक है, अब 420 जो है वो लड़कियों की संख्या है, तो लड़कियों का परसेंट कितना है, 25। निकालना क्या है, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों का परसेंट कितना है, 75। तो जो दिया गया है उसका परसेंट नीचे, लड़कियों की संख्या दी गई है तो लड़कियों का परसेंटेज नीचे, लड़कियों का परसेंट कितना है, 25, तो 25 इसके नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई जो निकालना है वो ऊपर आ जाएगा, यानी लड़कों की संख्या कितनी है, 75, तो वो ऊपर आ जाएगी परसेंटेज में। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 3 जा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, यानी 1260 क्या आ जाएगी, लड़कों की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज। यही आपका आंसर आ जाएगा।